ये लीजिए माँ जी, आपकी पसंदीदा लौंग इलायची वाली चाय। और साथ में मैंने पनीर और आलू के पकौड़े भी बनाए हैं। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। एक तो बारिश का मौसम और ऊपर से चाय और पकौड़े। और क्या चाहिए जीवन में। हाँ माँ जी, वो बात तो है। और माँ जी, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना बहू। माँ जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए 2 दिन बाहर जाना चाहती हूँ। क्या? हाँ माँ जी, वो अचानक से सारी सहेलियों ने प्लान बनाया है, इसीलिए। अरे पागल वागल हो गई है क्या? हमारी घर की बहू है, यूं बाहर जाकर सैर सपाटा नहीं करती। तू कहीं नहीं जाएगी। अगर तुझे कहीं जाना है तो केवल हम घर वालों या तेरे मायके वालों के साथ जा सकती है। लेकिन माँ जी, बस एक बार मैंने कह दिया ना, अब ये विषय यहीं पर खत्म होना चाहिए। बेचारी प्रिया अपनी सास रत्ना के सामने चुप हो जाती है। प्रिया के ससुराल में उसे हर बात पर रोक टोक की जाती है और वो लोग उसके साथ अच्छे से बर्ताव भी नहीं करते। क्या हुआ प्रिया? तू आ रही है ना हमारे साथ देव दर्शन यात्रा में? ओह मयूरी, दरअसल वो क्या माँ जी, तेरे ससुराल वालों ने भी निकिता के ससुराल वालों की तरह मना कर दिया क्या? अरे राम, सच में पता नहीं ये ससुराल वाले ऐसे क्यों होते हैं। अरे नहीं मयूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मना नहीं किया है। वो क्या है ना, मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं खुद से ही चाहती हूँ कि मैं उनकी सेवा करूँ। और उनकी सेवा छोड़कर वहां पे देव दर्शन करूंगी तो ये भी तो सही नहीं होगा ना। लेकिन तुझे पता है क्या, माँ जी मुझसे कह रही थी कि तू मेरी चिंता मत कर। 2 दिन की क्या बात है, जाकर 20 दिन घूम के आ। क्या? इतनी अच्छी है तेरी सास? हाँ मयूरी, मेरी सास तो बहुत ही अच्छी है। वो मुझे बहू नहीं मानती, बल्कि अपनी बेटी मानती है। क्या बात है प्रिया, तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। और यहाँ पे हमारी सास है, जिनसे बात मनवाने के लिए हमें 100 बार हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। अरे रे रे, बेचारी प्रिया सबके सामने बस अपने ससुराल वालों की अच्छाई ही करती है। फिर एक दिन, नीरज जी, मुझे नई साड़ियाँ खरीदनी है। मेरे पास गिन चुनकर बस 4 से 5 ही साड़ी बची है और बाकी की साड़ियाँ तो तीज त्योहारों में पहनने के लिए रखी है। रोजमर्रा के लिए मेरे पास बहुत कम साड़ियाँ हैं अभी। हाँ तो उसमें क्या हुआ, 4 से 5 साड़ियाँ भी बहुत होती है। और तुम्हें थोड़ी ना कोई देखने आने वाला है। दिन भर तो घर में ही रहती हो और बस गली बाजार तक ही आना जाना होता है तुम्हारा। पर नीरज जी, बस प्रिया, एक तो ऑफिस के काम से पहले ही मैं पक गया हूँ और तुम मुझे अब मत पकाओ। चलो जाओ, मेरे लिए खाना लगा दो। मैं अभी आता हूँ मुंह हाथ धोकर। ठीक है नीरज जी। प्रिया बिना कुछ कहे नीरज का खाना लगाने लगती है। ऐसे ही एक दिन, जब वो बाजार में सामान की खरीदारी करने गई होती है, तभी, अरे प्रिया, तू यहाँ बाजार में क्या कर रही है? क्या यामी तू भी? बाजार में मैं सब्जी और कुछ सामान खरीदने आई हूँ। तू बता। अरे मैं तो यहाँ बस अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। वैसे पिछली मुलाकात में तूने कहा था कि तेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अलग और अनोखे हैं। तुझे किसी चीज की भी कोई कमी नहीं पड़ने देते। फिर आज तूने ये मामूली सी साड़ी क्यों पहनी है और तू क्यों खरीदारी करने आई है? अरे यामी, वो बारिश का मौसम है ना, तो बारिश से कहीं मेरी सुंदर साड़ी खराब ना हो जाए, इसीलिए मैंने आज ये सादी साड़ी पहनी है। वरना तुझे तो पता ही है कि मैं कभी इतनी हल्की फुल्की साड़ी नहीं पहनती। और रही बात काम की, तो मुझे घर में कोई काम ही नहीं करने देता। वो तो आज नौकरानी की बेटी की तबीयत खराब है ना, इसलिए सामान खरीदने मुझे आना पड़ा। सही है यार, ससुराल वाले हो तो तेरे ससुराल वालों जैसे, जो अपनी बहू को सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। वो तो है। फिर यामी वहां से चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने ससुराल वाले कैसे हैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर चाहे जो भी हो जाए। फिर एक दिन जब मदर्स डे होता है, तभी
हाँ मयूरी, यामी ने मुझे बताया था। चलो अच्छा है, तुम सबकी यात्रा अच्छी रही। हाँ प्रिया, लेकिन हमने तुझे बहुत याद किया वहां पर। काश तू भी आ पाती, तब तो हमें और भी मजा आता। अरे कोई बात नहीं मयूरी, इस बार तो मैं नहीं आ पाई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगली बार भी मैं नहीं आऊंगी। तुम देखना, अगली बार में हम सब साथ में जाएंगे। आओ प्रिया, वो तो है। वैसे आज मदर्स डे के लिए तूने अपनी सास की फोटो स्टेटस पर लगाई है। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है अपनी सास पर। हाँ मयूरी, अब मेरी सास है ही ऐसी, तो क्यों नहीं लगाऊंगी उनकी फोटो। जितना प्यार मुझे मेरे मायके में नहीं मिला, उससे कई ज्यादा प्यार मुझे ससुराल में मिला है। हाय, काश उस ससुराल में तेरी जगह पर मैं बहू बनकर जाती, तो क्या ही बात होती, है ना। चुप, पगली कही की। माँ जी हमेशा डॉटर्स डे के लिए मुझे भी बधाई देती है, और तोहफे भी। इसीलिए आज तो मैंने भी उनके लिए तोहफा लाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है। प्रिया सबको ऐसे ही झूठ पे झूठ बोलती ही जाती है। फिर एक दिन जब प्रिया के पिताजी का जन्मदिन होता है, तभी माँ जी, नीरज जी, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, तो आप दोनों भी चलिए ना वहां पर। उन्होंने तो आपको भी बुलाया है। अरे नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे वहां पर। हाँ, मुझे ढेरों काम पड़े हैं और मेरे पास इतना फालतू का समय भी नहीं है। पर नीरज जी, हमें थोड़ी ना वहां पर पूरा दिन जाना है। बस 2-3 घंटों में आप फ्री हो जाओगे, और आपकी मौजूदगी से पिताजी को भी बहुत खुशी होगी। ले चलिए ना। अरे कहा ना एक बार, हम लड़के वाले हैं, और हम अगर लड़की वालों के पास ये छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए आते जाते रहेंगे, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और वैसे भी हम अपनी हैसियत के नीचे वाले लोगों के पास नहीं जाते हैं। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। प्रिया को रत्ना और नीरज की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना गम छुपाकर अपने मायके चली जाती है। जन्मदिन मुबारक हो पिताजी, ये आपके लिए। अरे वाह बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये तोहफा लाने की क्या जरूरत थी बेटा। क्या जरूरत मतलब? पिताजी, आज आपका जन्मदिन है। अरे प्रिया बेटी, समधन जी और जमाई सा, वो दोनों कहाँ पर है? अरे मधु, वो दोनों रास्ते में ही होंगे, आते ही होंगे अभी। नहीं पिताजी, वो दोनों नहीं आने वाले। क्या, नहीं आने वाले? लेकिन क्यों बेटा? वो दरअसल उन दोनों को अचानक से गांव जाना पड़ा। नीला मौसी की सास का देहांत हो गया है ना, इसीलिए। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन प्रिया बेटी, अगर ऐसी ही बात है, तो तू यहाँ पर क्यों चली आई? तुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। अब उन्हें कैसा लगेगा कि वहां किसी की मौत हो गई है, और तू यहाँ पर अपने पिता के जन्मदिन पर मजे कर रही है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने माँ जी को बोला भी था कि मैं भी गाँव चलती हूँ उनके साथ, लेकिन मुझे उन्होंने ही कहा कि तू अपने मायके चली जा और अपने पिताजी की खुशियों में शामिल हो जा। माँ जी बहुत अच्छी है माँ, वो दूसरी सास की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो बोलता है, अरे प्रिया बिटिया, अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारे ससुराल वाले गांव गए हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारे ससुराल के रास्ते से जा रहा था, तब मैंने तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को देखा। वो दोनों तो घर पर ही थे। क्या? अरे लेकिन वो दोनों तो गांव चले गए हैं ना बेटा। उस आदमी की बात सुनकर प्रिया बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? काका जी ने तो सारा सच उगल दिया। बोलो बिटिया, वो दोनों गांव नहीं गए हैं क्या? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला फिर? अरे नहीं माँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बस गलत बोला थोड़ा सा। दरअसल वो दोनों अभी तक गांव नहीं गए हैं, बल्कि अभी निकलने वाले होंगे। अभी आधे घंटे में उनकी ट्रेन है।
और वो वहां पर बस आधा दिन रुककर वापस भी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? इसका मतलब वो निकले नहीं हैं अभी तक। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है। कोई बात नहीं काका जी, कभी कभार गलतफहमियां हो जाती हैं। और आपको थोड़ी ना पता था कि वो आधे घंटे में निकल रहे हैं। इस तरह प्रिया मामले को संभाल लेती है और फिर वो रसोई में जाकर अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। अरे प्रिया बेटी, तू यहाँ पर काम क्यों कर रही है? जा बेटा, जाकर आराम कर ले। ससुराल में भी तो तुझे दिन रात काम ही करना होता है। मैं यहाँ पर सबको परोस दूंगी। तू अब जा यहाँ से। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुराल में तो मुझे माँ काम ही नहीं करने देती। उन्हें भी काम करना बहुत पसंद है, इसीलिए आधे काम तो वो ही कर देती है। अरे वाह, सच में बेटी? हाँ माँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अलग है। वो बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप जाकर आराम करो और मुझे ये काम करने दो। ससुराल में भी तुम्हें आधे से ज्यादा दिन आराम ही फरमाती हो, इसीलिए अब यहाँ पर तो मुझे काम करने दो। अच्छा ठीक है बेटा। प्रिया फिर से अपनी माँ को दिलासा देने के लिए झूठ बोल देती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सहेलियां यामी और मयूरी बिन बुलाए उसके घर चली जाती है। अरे यामी, मयूरी, तुम दोनों यहाँ पर अचानक से कैसे आना हुआ? क्यों रे प्रिया, हमें तुझसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेनी होगी क्या? और नहीं तो क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अरे हम तो बस ऐसे ही आए हैं, यहीं से गुजर रहे थे, तो सोचा कि तुझसे भी मिलते जाए। अच्छा, बैठो ना, मैं अभी चाय नाश्ता लाती हूँ। फिर प्रिया उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी उसकी सास रत्ना वहां पर आती है। अरे ओ नालायक, मैंने तुझे कब से शरबत बनाने के लिए बोला था, और तू यहाँ पर अपनी सहेलियों की सेवा कर रही है? हाँ? अरे नहीं माँ जी, वो मैं शरबत बनाने जा ही रही थी कि तभी ये दोनों आ गई। और तुम दोनों थोड़े बेवकूफ हो क्या? ये घर कोई खुला मैदान है या गार्डन है जहाँ जब जी चाहे मुंह उठाकर चले आए? और ये क्या, इन्हें तूने ये चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय नाश्ता क्यों दिया है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, फालतू में आए लोगों के लिए कागज के कप और प्लेट में खाना देना चाहिए। पर माँ जी, पर वर मत कर और जा जल्दी से, मेरे लिए शरबत बना दे। इतना कहकर रत्ना अपने कमरे में चली जाती है। यार प्रिया, तेरी सास तो एकदम हिटलर निकली। लेकिन तूने हमें क्या कहा था कि तेरी सास तेरे साथ तो एकदम माँ की तरह बर्ताव करती है, वो तुझसे खूब प्यार करती है। इसका मतलब तूने हमसे झूठ बोला? हाँ प्रिया, आज हमें तेरे ससुराल वालों का सच पता चल गया है, जिनकी हमेशा तूने इतनी अच्छाई की। आज हमें पता चल गया है कि वो लोग कितने बुरे हैं। अरे नहीं नहीं यामी, ऐसी कोई बात नहीं है। यामी और मयूरी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो दोनों वहां से चली जाती है। और उसके बाद में प्रिया अपने कमरे में बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। हमेशा मैंने अपने ससुराल वालों को सबसे अलग कहा, सबसे अच्छा भी कहा। कभी किसी को ये नहीं बताया कि माँ जी और नीरज जी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। मेरी कोई गलती ना होने के बाद भी मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कितने बुरी तरह से पेश आते हैं। तभी वहां पर रत्ना और नीरज आते हैं और वो दोनों प्रिया से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ हमेशा बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि तू बाहर वालों को हमारे बारे में अच्छा ही बोलती रही। हाँ बहू, मैंने आज तेरी और तेरी सहेलियों की सारी बातें सुन ली और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हाँ प्रिया, मुझे भी माफ कर दो। हमने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, कभी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश भी नहीं आए, और आज जब हमें तुम्हारे अच्छेपन के बारे में पता चला है तो हम खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहे। हम बहुत शर्मिंदा है प्रिया, प्लीज हमें माफ कर दो। आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए,
मैं तो बस आप दोनों से प्यार चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। फिर प्रिया उन दोनों को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से वो दोनों प्रिया के साथ अच्छे से पेश आते हैं और वो तीनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। प्रिया की शादी माधव नाम के एक लड़के से होती है। उसके ससुराल में आने के बाद जब वो अपने हाथों से खाना बनाती है, तभी वो खाना उसकी सास रंभा और पति माधव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे प्रिया, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ये भी कोई खाना है? और ये किस प्रकार की चटनी है? और ये साबूदाना वड़ा, ये भी कितना अलग टेस्ट कर रहा है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। माँ, आपको कैसा लगा? ना बाबा ना, मुझे भी ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे एकदम बेस्वाद खाना बनाया है इसने। क्या? अरे आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इसे आपको देने से पहले टेस्ट किया था। सब कुछ एकदम ठीक बना है। हाँ प्रिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे ये खाना तो एकदम ठीक ही बना है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो बात माँ के हाथ के खाने में है। और नहीं तो क्या। अरे यही खाना मैं कितना टेस्टी बनाती हूँ। बहू, तुझे अपने खाना बनाने के स्टाइल में सुधार लाना होगा। अरे अगर खाने को स्वाद रहेगा तभी व्यक्ति उसे खा पाएगा ना। हमारे खाने के लिए ऐसा कुछ भी मत बनाया कर, कुछ ढंग का टेस्टी बनाया कर। ठीक है माँ जी, मैं आप दोनों की बात ध्यान में रखूंगी और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिर प्रिया अपने खाने में और भी ज्यादा सुधार लाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी रंभा और माधव को प्रिया के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। हाय हाय, अरे बहू, इस खीर की जगह पर तू मुझे जहर ही पिला देती। अरे ये भी कोई खीर है? इसमें ना तो कोई चीनी है और ना ही चावल ठीक से पके हैं। और इसका स्वाद भी कैसा बना है। यार प्रिया, तुम सच में धरती लोक पर ही पहले रहती थी ना? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी और ग्रह से आई हो और तुम उसी ग्रह के स्वाद के हिसाब से खाना बनाती हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव और माँ जी? मैंने तो अपनी तरफ से पूरे 100% दिया है और चावल ठीक से पके हैं और ज्यादा चीनी डालकर मैं खीर का स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने थोड़ी कम शक्कर डाली। अरे क्या कम शक्कर डाली? अगर तुम मीठे में ही शक्कर नहीं डालोगी तो उसे मीठा कैसे कहेंगे हम? नहीं नहीं, ये खाना ठीक से नहीं बना है। तुम्हारी हाथ की बनाई हुई हर डिश में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रहती ही है प्रिया। सच में माँ के हाथ का ही खाना बेस्ट है। अरे ये आजकल की लड़की है, इसे क्या पता कि खाना कैसे बनाते हैं। बस कुछ न कुछ बनाकर दे देती है अपने ससुराल वालों को। नालायक कहीं की। फिर एक दिन उनके घर पर प्रिया की ननंद निहारिका और नंदोई वेदांत आते हैं। ओफो प्रिया, ये चाय कितनी घटिया बनाई है, और ये पकोड़े, इनमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। इन्हें खाकर तो मेरे मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया है। लेकिन निहारिका दीदी, मैंने भी चाय पी है और चाय अच्छी बनी है, पकोड़े भी अच्छे बने हैं। हाँ, बस पकोड़े थोड़े कुरकुरे कम बने हैं, लेकिन ये टेस्ट में काफी अच्छे बने हैं। ओ प्लीज प्रिया, अब ये बहाने मत दो, इनमें कोई स्वाद नहीं है। अरे इतने दिनों तक माँ के साथ रहकर भी तुम उनकी तरह खाना बनाना सीख भी नहीं पाई। क्या कहे तुम्हें अब? दीदी, आपकी माँ से तो मैं केवल ताने मारना ही सीख सकती हूँ, क्योंकि उसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता। और रसोई में आकर मुझे कुछ सिखाने की तो दूर की बात है। बहू, ज्यादा बकवास मत कर, खोट तुझ में है। उसका इल्जाम मुझ पर मत थोप, वरना एक कान के नीचे कंटाप लगाऊंगी। चापलूस कहीं की। हाँ प्रिया,
कमी तुम में ही है। तुम्हें अपने खाने में काफी सुधार लाने की जरूरत है और इसी तरह अगर चलता रहा तो हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो इतना बुरा खाना नहीं खा सकते बाबा। देखो प्रिया, खाना बनाना बहुत ही आसान है। मुझे भी पहले खाना बनाने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन समय के साथ साथ मैं तो एकदम बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। अरे मेरा खाना खाने के बाद तो मेरी सास अपनी उंगलियां चाटती रह जाती। अरे दीदी बस बस, फालतू की डींगे मत हाँकिए। हमें अच्छे से पता है कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। आपकी सास का हर 2 दिन में यहाँ पर फोन आता है और वो आपके खाने की जम के बुराइयां करती है। प्रिया की बातें सुनकर निहारिका का मुंह बंद पड़ जाता है। देखिए, आप लोगों को खाना है तो खाओ, वरना रहो भूखे ही। प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया। अगर माजी और माधव को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। अरे इन्होंने तो नंदोई जी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। माजी का तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो मोहल्ले वालों के सामने भी मुझे भला बुरा बोलने में आगे पीछे नहीं देखेगी। आखिर हर सास का वही काम होता है ना, दूसरों के सामने अपनी बहू की चुगलियां करना। फिर अगले दिन रंभा और माधव नहा धोकर हॉल में आते हैं। तब डाइनिंग टेबल को खाली देखकर वो प्रिया से कहते हैं, अरे प्रिया बहू, ये क्या, डाइनिंग टेबल खाली क्यों है? तुमने आज का नाश्ता बनाया नहीं क्या? क्या हो गया है तुम्हें? आखिर खाना क्यों नहीं बनाया तूने? माँ जी, अब आप दोनों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि आज से मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रिया? तुम खाना बनाओगी नहीं तो कौन बनाएगा? माँ जी बनाएगी माधव। अब वो तुम ही हो जो हर बार अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफें करते रहता है, इसीलिए आज से इस घर में माँ जी ही खाना बनाएगी। रोज रोज आप दोनों से बुराइयां और ताने सुनने से अच्छा तो यही होगा ना कि मैं कुछ भी ना बनाऊं और यही सही रहेगा। और वैसे भी बेस्वाद खाना खिलाकर मैं अपनी सास और अपने पति को दुखी नहीं करना चाहती। ठीक है प्रिया, वैसे तुम सही हो। तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाने से अच्छा तो यही है कि मैं माँ के हाथ का खाना खाऊं। आज से माँ ही खाना बनाएगी। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। क्यों माँ, बनाओगी ना आप खाना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल बनाऊंगी खाना। अब रंभा को रसोई में जाकर खाना बनाना ही पड़ता है और अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर माधव उसके खूब तारीफ करता है। ओहो, क्या बात है माँ, मजा ही आ गया। ये है असली खाना। मुझे ये पूड़ी और ये मटर आलू बहुत पसंद है। देखा प्रिया, इसे कहते हैं खाना। देखा बहू, ये खाना मेरे हाथ का है। शायद अब तुझे समझ आएगा कि माँ के हाथ का खाना कैसा होता है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा और अब मैं समझ गई कि माधव आपकी इतनी तारीफ क्यों करता है। आपके हाथ से बनाया यमी यमी खाना खाकर मैं तो आपकी फैन ही हो गई हूँ। अब तो मैं हर रोज आपके हाथ का खाना खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। क्या? लेकिन प्रिया बहू। अरे माँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। अब से खाना आप ही बनाओगी, वरना प्रिया के हाथ का खाना खाकर जेल के कैदियों की तरह महसूस होता है मुझे। पेट भी नहीं भरता मेरा। अपने बेटे की बात सुनकर रंभा अब बुरी तरह फंस जाती है और अब उसे ही खाना बनाना पड़ता है। पहले दिन तो वो खाना बना लेती है, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ माँ जी? मैंने तो पूरे घर की सफाई कर दी, सारे कपड़े भी धो दिए और इस्त्री भी कर दी, लेकिन अभी तक आपने खाना नहीं बनाया।
अरे अभी माधव के निकलने का समय हो गया है। 10 बज चुके हैं। आखिर कब बनाओगी आप खाना? अरे बहू, आज मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझसे खड़ा ही नहीं हो रहा। तू एक काम कर, आज तू ही खाना बना दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैंने खाना बनाने की ड्यूटी से पहले ही इस्तीफा दे दिया है और मुझे आपके और माधव की जबान की टेस्ट खराब नहीं करनी है, इसीलिए मैं ये रिस्क फिर से नहीं उठा सकती। अब क्या खाना है और क्या नहीं, ये सब आप दोनों ही देख लो। तभी वहां पर माधव आता है। अरे माँ, अब जब आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा और आपके लिए कुछ भिजवा दूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुझे सही लगे। अब हर 2 दिन में रंभा कोई ना कोई बहाना देती है और वो रोज रोज खाना बनाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। बहुत जैसा भी खाना बनाती थी वो इतना भी बुरा नहीं था, पर मैंने और माधव ने ही उसके खाने में कमियां निकाल निकाल कर उसे उकसाया है। अपने लिए हमने खुद से ही मुसीबत खड़ी कर ली है, लेकिन मुझसे ये रोज रोज का खाना बनाना नहीं हो रहा। ऐसे ही एक दिन रंभा उसी गांव में उनके किसी रिश्तेदार के पास गई होती है। तभी माधव प्रिया के पास आता है। अरे प्रिया, बन गया क्या खाना? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी कुछ दे दो ना खाने को। अरे माधव, तुम भूल गए हो क्या? माँ जी तो अपने रिश्तेदार के पास गई है और तुम्हें तो उनके ही हाथ का खाना पसंद है, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाया। क्या? हाँ माधव, तुम एक काम करो, माँ जी को फोन लगाओ और उन्हें बोलो कि तुम खाना खाने आ रहे हो, और जब तक तुम वहां पर पहुंच जाओगे तब तक माँ जी तुम्हारे लिए कोई ना कोई पदार्थ तो बना ही देगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया? सिर्फ खाने के लिए मैं अपने रिश्तेदार के घर कैसे जा सकता हूँ? वो लोग क्या कहेंगे मुझे? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, कह देना कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद और तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना ही पसंद है। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर इतना ही खराब लग रहा है तो तुम बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लो, और वैसे भी 2 दिन पहले भी तुमने बाहर से ही तो खाना मंगवाया था। ठीक है प्रिया, मैं देखता हूँ। फिर माधव वहां से चला जाता है और शाम तक रंभा भी वापस आ जाती है, और वापस खाना बनाना है ये बात सोचकर वो अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और फिर वो अपने बेटे माधव के पास चली जाती है। माधव बेटा, इस ढलती उम्र में मुझसे ये रसोई का काम नहीं हो पाएगा। बहू को वक्त लगेगा, लेकिन वो समय के साथ सीख जाएगी। हमने खामखा उसके खाने की बुराई करके उसे दुखी और परेशान कर दिया। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए बेटा। ठीक है माँ, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हम दोनों प्रिया से माफी मांगते हैं। फिर माधव और रंभा दोनों प्रिया के पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो प्रिया, हमने तुम्हारे खाने के बारे में बहुत बुरा भला बोलकर तुम्हें हर्ट किया है। हमें तो तुम्हारे खाने में बस कमियां ही नजर आई, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों को हम दोनों ने भी नजरअंदाज किया। हाँ बहू, माफ कर दे हमें। मैं जानती हूँ तू धीरे धीरे ही सही, लेकिन अच्छा खाना बनाना जरूर सीखेगी, और तू इतना बुरा भी खाना नहीं बनाती है। सच कह रही हूँ बहू। हाँ माँ जी, मैं भी ये बात अच्छे से जानती हूँ कि मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती, और धीरे धीरे समय के साथ सीख भी जाऊंगी। लेकिन आप दोनों ने ही ताने दे देकर मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर किया था। अब आप ही देखिए ना, आपको इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए
और इसे सीखने के लिए सालों लग गए। तो फिर कुछ चंद दिनों में मैं इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती हूँ? बोलने से पहले आप ये तो सोच लेती ना। और तुम माधव, तुम तो बस मेरी और माजी की तुलना करते रहे। आई एम सॉरी प्रिया, मुझसे गलती हो गई। हमें हमेशा किसी व्यक्ति की कोशिशों की कदर करनी चाहिए। वो व्यक्ति आपको खुश करने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। खैर, अब जब आप दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो ही चुका है, तो मैं आप दोनों को माफ करती हूँ। और हाँ माँ जी, आज से हर रोज आप मुझे थोड़ा थोड़ा खाना बनाना जरूर सिखाओगे। कभी ये सब्जी तो कभी वो सब्जी, बस थोड़ा थोड़ा। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी इस उम्र में। ठीक है बहू, जैसा तू कहे, मैं तुझे खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी। और इस तरह समय के साथ साथ रंबा से खाना बनाना सीखने पर प्रिया भी अच्छे से खाना बनाने लगती है और पूरा परिवार साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है। बिंदु को 2 बहुएं होती है, बड़ी बहू रोशनी और छोटी बहू परिधि। रोशनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी करती है और अच्छे खासे पैसे कमाती है, लेकिन वो जब देखो तब अपने पैसों का रोक जमाती रहती है। एक दिन, अरे पिंकी, ठीक से सफाई करो और 1 मिनट मेरे पर्स को जरा मुझे साइड में रखने दो। ये काफी महंगा और ब्रांडेड पर्स है, पूरे 1 लाख रुपए का है ये। हाय दैया, रोशनी दीदी, आप लाख रुपए वाला बटुआ लेकर घूमती हो? इतने पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? अरे पिंकी, मैं कोई तुम्हारी परिधि या माजी थोड़ी ना हूँ। मैं तो एक बहू होने के साथ साथ एक वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, यानी आत्मनिर्भर महिला। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। महीने के पूरे 1 लाख रुपए कमाती हूँ मैं। बाप रे, मुझे तो ये सुनकर ही चक्कर आने लगे हैं। आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी। इसीलिए मेरी बातें सुनकर सबको चक्कर आना तो लाजमी है। अरे जैसे तुम्हारे और घर के बाकी लोगों के बटुओं में 10-10 के नोट होते हैं, वैसे मेरे बटुओं में हजारों रुपए तो ऐसे ही पड़े होते हैं। रोशनी की बातें सुनकर परिधि को बहुत गुस्सा आता है। ये रोशनी दीदी तो अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएगी। खुद तरक्की कर रही है तो करे ना, लेकिन इसमें दूसरों को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? अभी इन्हें बताती हूँ। फिर परिधि रोशनी और काम वाले के पास जाती है। अरे क्या पिंकी, तू भी, तूने मेरी जेठानी को क्या कम समझा है क्या? अरे ये तो मेरी जेठानी नंबर 1 है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हाँ रोशनी, आज पहली बार तूने कुछ सही बोला है। वैसे तुम्हारी ये साड़ी कितनी ओल्ड फैशन लग रही है। तुम मेरी देवरानी होकर भी ऐसे कैसे कपड़े पहन सकती हो? कुछ सीखो मुझसे परिधि। मैं सारे ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़े ही पहनती हूँ। अब क्या करूँ दीदी, मेरे पास आपके जितने पैसे कहाँ है? आप तो मेरी जेठानी हो ना। आपके बटुए में तो हर वक्त हजारों रुपए पड़े रहते हैं, तो आप ही मुझे कुछ पैसे दे दो ना। देखना पिंकी, अब भी मेरी रोशनी दीदी मुझे अपने बटुए में से सीधे 20,000 रुपए निकाल कर देगी। अरे ये तो बहुत अमीर है ना दीदी? हाय दैया, सच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगी। ये लो परिधि। फिर रोशनी अपनी पर्स में से 20,000 रुपए निकाल कर परिधि के हाथ में थमाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है दीदी, धन्यवाद। वैसे इस बेचारी पिंकी ने क्या पाप किया है? इसे भी पकड़ा दो 5-6 हजार रुपए। तुझे पता है पिंकी, 5-6 हजार रुपए तो मेरी दीदी के लिए हाथ का मैल के बराबर है। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, ये लो पिंकी, जाओ तुम भी ऐश करो। मेरे पास पैसों की कोई रुकावट नहीं है। पानी जैसा पैसा है मेरे पास तो। आई शपथ बाबा गणपत, ये तो कमाल हो गया दीदी।
मेरी तो बिन मौसम दिवाली बन गई। इस तरह परिधि रोशनी के बटुए में से 26,000 रुपए कम कर देती है। अब देखना मेरी प्यारी जेठानी, बहुत उड़ती हो ना आप अपने बटुए के दम पर। नहीं, तुम्हारे बटुए को खाली करके छोड़ा तो मेरा नाम भी परिधि शर्मा नहीं। रोशनी अपने पैसों से कुछ ना कुछ मंगवाती ही रहती है और दिन रात घर पर डिलीवरी वाला आकर कुछ ना कुछ देता रहता है। मैम, ये मेकअप सेट है, रोशनी शर्मा के नाम आया है। जी, वो यहीं पर रहती है, लेकिन रोशनी दीदी इस समय तो ऑफिस चली गई है और घर पर पैसे भी नहीं है। अरे परिधि बहू, मेरे पास रख के गई है रोशनी बहू पैसे। ये ले, पूरे 50,000 रुपए है। 50,000? बाप रे, दीदी कितने फालतू के खर्चे करती रहती है। 50,000 रुपए में तो दुनिया भर की चीजें आ जाती है, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस अपने पैसे वेस्ट ही करने आते हैं और ऐसे ब्रांडेड आइटम्स खरीद कर शाइनिंग मारने और दूसरे को खुद से कम दिखाने आता है। बस यही सब दिखावा करती रहती है। जाने दे बहू, अब क्या कर सकते हैं, ये सब उसकी मेहनत के पैसे हैं, हमें उससे क्या लेना देना। माँ जी, आप तो अच्छे से जानती हो कि मैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाती, लेकिन दीदी हमारा नाम लेकर हमें कितनी बेइज्जत करती है, जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर रात में जब रोशनी ऑफिस से घर आती है तभी, वाओ, फाइनली मेरा ब्रांडेड मेकअप सेट आ ही गया। माँ जी, परिधि, कैसा लगा आपको? ओफो, मैं भी ना किससे सवाल पूछ रही हूँ? आप दोनों को तो इस ब्रांड के नाम पता भी नहीं होंगे और आप दोनों को तो मेकअप के बारे में भी इतना पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। हंस ले बेटा, हंस ले, जितनी मर्जी हो उतना हंस ले, लेकिन मैं तुझे फिर से घाटे में तो डाल कर ही रहूंगी। घर में लाइट बिल के पैसे भरने की जिम्मेदारी परिधि की पति अखिल की होती है। अखिल वो पैसे परिधि को देता है, लेकिन वो पैसे परिधि कहीं पर छुपा देती है और सबसे ये कहती है कि वो पैसे कहीं खो गए हैं। और उसकी बातें सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो परिधि? पैसे कैसे खो गए? पैसे पूरे 15,000 रुपए थे, वो कोई 15 रुपए नहीं थे जो तुम मुंह उठाकर कहो कि खो गए। परिधि, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ बहू, तू इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? अगर ऐसा ही रहा तो आगे से तेरे हाथ में कोई भी इतनी मोटी रकम कभी नहीं देगा। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने 2 घंटों तक मार्केट में ढूंढा, लेकिन मुझे वो 15,000 रुपए कहीं भी नहीं मिले। लेकिन अब हम क्या करें? राहुल भाई साहब, रोशनी दीदी है ना, वो देंगी पैसे। दीदी के पास तो हर समय पैसे रहते हैं और ये बात तो हमेशा दीदी कहती है, तो प्लीज दीदी दे दो ना पैसे। वो हाँ रोशनी भाभी, वैसे मुझे आपसे पैसे मांगने तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी ही ऐसी है। आई एम रियली सॉरी भाभी, लेकिन आप ही हमेशा कहती हो ना कि आपके पास हमेशा ढेरों सारे पैसे पड़े होते हैं, तो अगर आज आप पैसे दे दोगी तो ठीक है अखिल, कोई बात नहीं, मैं बिल भर देती हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर रोशनी अपनी पर्स में से पैसे निकाल कर देती और इस तरह एक बार फिर से परिधि अपनी चाल चलकर रोशनी के बटुए से पैसे घटा देती है। फिर एक दिन, माँ जी, आपको पता है क्या, पिछले हफ्ते मैं एक 5 स्टार रेस्टोरेंट गई थी। आप लोगों ने मेरा स्टेटस तो देखा ही होगा ना? हाँ रोशनी बहू, देखा था, बहुत अच्छा था और काफी महंगा भी लग रहा था। हाँ माँ जी, बहुत महंगा था। अब क्या करूं, मुझे वो ढाबे पर और वो फूड स्टॉल पर खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे बटुए में एक्स्ट्रा के 30 से 40,000 पड़े हुए थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज का लंच 5 स्टार होटल में किया जाए। आप लोग तो कभी गए भी नहीं होंगे वहां पर,
हाँ बहू, हमारी इतनी हैसियत ही कहाँ पर है जो हम वहां पर जाकर 5 स्टार होटल का खाना खाएं। आई नो माँ जी, सो सैड। इसमें सैड होने वाली क्या बात है दीदी? आपके होते हुए तो हम 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा सकते हैं ना। क्यों माँ जी? माँ जी तो मना ही करेंगी, लेकिन उनके मन में बहुत इच्छा है। वैसे तो है ही, पर अरे पर वर क्या कर रही हो माँ जी? हमारी रोशनी दीदी है ना, वो तो हमें पक्का लेकर जाएगी। चलो, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आप भी हो जाइए। लेकिन वो ठीक है, चलो। इस तरह परिधि फिर से रोशनी के बटुए से पैसे कम करवा देती है और रेस्टोरेंट में उन तीनों का ही हजारों रुपए का बिल बनता है। फिर एक दिन बिंदु को अचानक से चक्कर आ जाती है। तभी परिधि हैरान हो जाती है। रोशनी तो अपने कमरे में ही सो रही होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ जी को तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन पैसे? अरे वो रहा मेरा जेठानी का बटुआ, ये कब काम आएगा? फिर परिधि अपनी जेठानी के बटुए में से सारे पैसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। बीपी लो और बुखार आने के कारण बिंदु को एक दिन के लिए एडमिट किया जाता है। परिधि, अब माँ कैसी है? हाँ परिधि, माँ जी अभी ठीक है और मैंने बिल भी पे कर दिया है। क्या? लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए परिधि? वो हड़बड़ी में मैंने दीदी के बटुए में से पैसे निकाल लिए, क्योंकि मैं जानती थी आप दोनों की सैलरी आने में अभी टाइम बहुत बाकी है और ये महंगा हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ का एक दिन का बिल 30,000 हो जाएगा। ऊपर से माँ जी की सलाइन और दवाइयों को मिलाकर 7,000 और। क्या? लेकिन परिधि, तुम्हें एक बार मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। देखिए राहुल भाई साहब, दीदी कैसी बातें कर रही है। अब ऐसे समय में आपकी परमिशन कैसे लेती मैं? ऐसे ही परिधि चाले चल चलकर और बातों ही बातों में रोशनी को फंसाकर उसके बटुए को पूरा खाली करवा देती। ये क्या? मेरा पर्स तो पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अब मैं क्या करूं? ये सब मेरे शो ऑफ और दिखावे के कारण ही हुआ है। बहुत उड़ती रहती हूँ मैं, लेकिन अब बस, अब मुझे अपने पर काटने ही होंगे और जमीन पर रहना होगा। अब से खर्चे में कम करूंगी और ज्यादा दिखावा भी नहीं करूंगी, और तो और किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कितने पैसे हैं। दूसरों को नीचा दिखाते दिखाते तो मैं खुद ही ऊपर से नीचे गिर गई। ये सब मेरे घमंड के कारण ही हुआ है, लेकिन अब से मैं बिल्कुल भी घमंड नहीं करूंगी। चलो, मेरी चालों से दीदी की अक्ल तो ठिकाने पर आ गई और अब ये पूरी तरह सुधर जाएगी। फिर उस दिन के बाद से रोशनी घमंड करना छोड़ देती है और सबके साथ अच्छे से पेश आती है।